Now we will do chronic gastritis. Chronic gastritis is a little bit different from acute gastritis. इसमें क्या हो रहा है? The most common cause of chronic gastritis is infection with the Bacillus Helicobacter pylori. इसमें भी बहुत सी तरह के gastritis आते हैं, but the most common one is H. pylori gastritis. ठीक है. इसमें autoimmune gastritis typically associated with gastric atrophy is the most common cause in patients without H. pylori infection. ये आगे लिखा हुआ है कि वो पेशेंट जिनमें H. pylori नहीं होता उसमें ऑटोइम्यून इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज. ठीक हो गया. और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज द एनसेड, क्रोनिक एनसेड यूज. वो तो वन टाइम यूज था ना, यहाँ पर क्रोनिक एनसेड यूज है. साइंस एंड सिम्टम्स जो है वही होते हैं जो हमने एक्यूट में पढ़े थे, बट सिवियरिटी उनकी कम होती है और इतने परसिस्टेंट जो हैं वो एक्यूट में नहीं होते जितने यहाँ पर होते हैं. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं जी, अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे H. pylori gastritis को. द डिस्कवरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ H. pylori विद पेप्टिक अल्सर डिजीज रेवोल्यूशनाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रोनिक gastritis. क्योंकि बहुत से लोग आते थे, फिर उनका इलाज नहीं होता था. जब उनको पॉजिटिव एजेंट पता चल गया ना, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट आ गई. दैट्स वाई पॉजिटिव एजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एपिडेमियोलॉजी इसकी करने की जरूरत नहीं है. इन्होंने आगे ये बताया हुआ है कि कितना वो कॉमन है, कितने केसेस के अंदर हमने ये देखा जी, वो देखा. ठीक है. सो इसको हम छोड़ देंगे. पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं. पैथोजेनेसिस में इसकी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं. अब क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनेसिस हम देखेंगे. उसमें उसके क्या क्या टॉक्सिन्स हैं, क्या उसके मेथड्स हैं, क्या उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो ये इस डिजीज़ को क्रोनिकली लेकर चलता है और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज करता है. ठीक है. सो इसके पास हमारे पास यहाँ पर 1 by 1 पॉइंट्स में लिखे हैं. सबसे पहले वी हैव फ्लैजिला. H. pylori is a flagellated bacteria which allow the bacteria to move in the viscous mucus. क्योंकि स्टमक की लेयर के अंदर विस्कस है, विस्कस म्यूकस है उस लेयर के अंदर. सो उसके अंदर मूव करना इसके लिए ईजी हो जाता है थ्रू इट्स फ्लैजिला. सेकंड इज यूरिएज एंजाइम, जो कि अमोनिया बनाता है. जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया है ना, उसके अंदर ये उस यूरिया को अपने एंजाइम के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है. जब अमोनिया बनता है तो अमोनिया इज अ बेसिक कंपाउंड, जिसकी वजह से वो जो लोकली जहाँ पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, वहाँ पर एसिडिक वो जो एसिड है स्टमक का, उसकी पीएच कम ज़्यादा हो जाती है. यानी उसको ये थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि वो एसिड इसको उतना डिस्ट्रॉय ना कर सके. ठीक है. तो ये अपने आप को उस तरह से बचा लेता है. थर्ड थिंग इज इसके पास जो है वो एडहेसेंस प्रोटीन्स होती हैं विच एनहांस बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एडहेरेंस टू द सर्फेस फोव्यूलर सेल्स. जो फोव्यूलर सेल्स हैं ये उनके साथ एडहेयर कर जाता है विद हेल्प ऑफ एडहेसेंस प्रोटीन्स. उसके बाद जो टॉक्सिन्स हैं इसके पास कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि अल्सर और कैंसर की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट हैं. दैट इंक्लूड कैग. इसमें साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन इन्वॉल्व है जो उन टॉक्सिन्स को इनकोड करती है बेसिकली. सो दीज फैक्टर्स अलाउ H. pylori टू क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन द बैरियर्स एंड बिटवीन द डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड द डैमेजिंग फैक्टर्स. सो ये इम्बैलेंस बनाता है जिससे फिर वो गैस्ट्राइटिस की तरफ चला जाता है. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकली जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो क्या आपको नजर आएगा. अच्छा, एक और बात इसकी, मोस्ट कॉमनली इट इन्वॉल्व्स बॉडी ऑफ द स्टमक. ठीक है. वैसे एंट्रम में भी हो सकता है मोस्ट कॉमनली, और सबसे ज़्यादा एरिया जो इन्वॉल्व होता है वो बॉडी ऑफ स्टमक इन्वॉल्व होता है. ठीक है. और इट कैन प्रोग्रेस टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. विच काइंड ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा? एडिनो कार्सिनोमा. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें जो है वो MCQs हैं. इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर ये एंड पे लिखी हुई हैं. ठीक है. अच्छा, और मॉर्फोलॉजी में अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है. इसके लिए जो हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं दैट इज HND एंड जिम्जा स्टेन. ठीक है. और अब मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पॉइंट्स हैं. चूँकि ये इन्फ्लेमेशन है तो शुरू में आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं, बट देन वो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कहाँ कहाँ नजर आएंगे? एपिथेलियम में और लेमिना प्रोप्रिया के अंदर. ल्यूमिन जो गैस्ट्रिक आपका जो पिट है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रहा होता है, ये उसके अंदर भी न्यूट्रोफिल्स क्रोनिक में भी जमा हो जाते हैं. जब जमा हो जाते हैं ना तो वहाँ पर ये एब्सेस बना देते हैं, पस जमा कर लेते हैं. ठीक हो गया. और वो जो आपके द रीजनरेटिव चेंजेस एसोसिएटेड विद द रिपेयर ऑफ म्यूकोजल डैमेज में गिव राइज टू हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स. वो भी हम आगे पढ़ेंगे भी पॉलिप्स क्या होते हैं स्टमक के अंदर. बट जब ये आपके उसके अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो ये पॉलिप्स बना सकते हैं. तो अभी तक इसमें आपने बातें याद रखनी है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. वो आपको एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया दोनों में नजर आ सकते हैं, और आपके गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर एक्यूमुलेट होकर वो पिट एब्सेसिस बनाते हैं. ठीक है. ये मेंशन हुआ है. उसके अलावा इसके सुपरफिशियल लेमिना प्रोप्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं. लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और मैक्रोफेजेस भी होते हैं. सो सेकंड थिंग आपकी आ गई प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. और जब बहुत इंटेंस होगा तो वो जो आपके स्टमक के अंदर रूगी होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं, उसको हम रूगी कहते हैं. तो बहुत ज़्यादा जब ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो थिक रूगे इतने थिक हो जाते हैं कि वो इन्फिल्ट्रेटिव लीजन्स की तरह के हमें नजर आते हैं. ठीक है. तो अभी तक 3 बातें आपने बतानी है. न्यूट्रोफिल्स वाली, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स. थर्ड पॉइंट इज थिकनिंग ऑफ द रूगल फोल्ड्स मिमिकिंग इन्फिल्ट्रेटिव लीजन्स. फाइन. सो उसके अलावा लिम्फॉइड एग्रीगेट्स चौथी बात प्रेजेंट होंगे. और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स आपके कहाँ से अराइज करेंगे? म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू थ्रू आउट द GIT आपका प्रेजेंट है. और उसमें ये पोटेंशियल भी होता है
कि ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू इट्स ट्यूमर विच इज माल्टोमा, उसमें भी ये ट्रांसफर हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया था कि ईसोफेगस में भी जब कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होती रहती है, इंजरी होती रहती है, तो वहाँ पर भी इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है। यहाँ पर भी इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है कि वो जो एपिथेलियम है वो इंटेस्टाइनल सेल्स की तरह हमें नजर आएगी, वो गॉबलेट सेल्स वहाँ पर आ जाएंगे जो कि नॉर्मली नहीं होते, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर नहीं होते। और मैं जैसे हम इसोफेगस और स्टमक के अंदर मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, और इंटेस्टाइन के अंदर समटाइम्स वी हैव गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया एज वेल। तो ये ऑल्टर चेंज होते हैं। मेटाप्लेजिया इज अ चेंज ऑफ एपिथेलियम। तो जब कंटिन्यूसली एक इंजरी आ रही है तो नॉर्मल एपिथेलियम अपने आप को अडाप्ट करने के लिए चेंज कर लेती है, वहाँ गॉबलेट सेल्स आ जाएंगे, कलमनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स आ जाएंगे जो नॉर्मली वहाँ का पार्ट नहीं है। पॉइंट्स में मॉर्फोलॉजी आपने याद रखनी है, तो इसमें अभी तक आपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, न्यूट्रोफिल्स वाला, फिर प्लाज्मा सेल्स और बाकी सारे सेल्स वाला, फिर आपने पढ़ा कि इसमें लिम्फोइड एग्रीगेट्स हो जाते हैं, रूबल फोर्स थिकंड हो जाते हैं, और फोर्थ थिंग इज द इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ठीक है। सो ये 4 से 5 बातें आपने लाजमी याद रखनी है। और जब हमने इसको डायग्नोज करना है तो हम बायोप्सी करते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, बायोप्सी भी करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जी? क्लिनिकल फीचर्स में इसके आप नॉन इन्वेसिव सीरोलॉजिकल टेस्ट हम लोग कराते हैं एच पाइलोराई, एंटी एच पाइलोराई एंटीबॉडीज़ का, क्योंकि इन्फेक्शन है तो वो एंटीबॉडीज़ भी हमारी बॉडी में बन रही होती हैं। हम स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं ऑर्गेनिज्म का, और यूरिया ब्रेड है, इसके टेस्ट भी पूछे जा सकते हैं। सो इसको डायग्नोसिस के लिए हम लोग नॉन इन्वेसिव टेस्ट में एंटी एच पाइलोराई एंटीबॉडीज़, स्टूल एंटीजन, स्टूल टेस्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड यूरिया ब्रेड टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गैस्ट्रिक बायोप्सी, पीसीआर और एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। अफेक्टिव क्लिनिकल फीचर्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। ट्रीटमेंट में इसकी हम पीपीआईज और एंटीबायोटिक्स देते हैं, पूरी ट्रिपल थेरेपी वाली जो रेजिम है वो पेशेंट को देते हैं, और इरेडिकेशन थेरेपी भी देते हैं टू कम्प्लीटली इरेडिकेट द पॉजिटिव रीजन। सो ये पूरा एच पाइलोराई। पैथोजेनेसिस में आपने वही एच पाइलोराई के 4 फैक्टर्स बताने हैं, और वही बताने हैं कि वो इस तरह से कॉज करता है इन्हीं फैक्टर्स के थ्रू, और साथ में आपने मॉर्फोलॉजी बता देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है। देन वी हैव ऑटो इम्यून। अच्छा, इसकी पिक्चर अगर है तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ठीक है। क्रोनिक ये है, इसमें ये जो ये आपको एच पाइलोराई नजर आ रही है, ये आपका स्पेसिमेन है, हमने स्लाइड बनाई हुई है। ये आपको जो कर्व्ड शेप नजर आ रही है ना, दीज आर एच पाइलोराई, ठीक है। और जो सेकंड वाली है, दिस इज बेसिकली इंट्रा एपिथेलियल एंड लैमिना प्रोपिलिया न्यूट्रोफिल्स आर प्रोमिनेंट। ये हाँ, ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये इसमें इंट्रा, ये देखें ये एपिथेलियम है ना, एपिथेलियम के अंदर कितने न्यूट्रोफिल्स हैं और उसके नीचे भी ये सारे न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो सी वाली में है, इसमें ये लिम्फॉइड एग्रीगेट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये लिम्फॉइड नोड्यूल्स की फॉर्म में लिम्फॉइड एग्रीगेशन हुई हुई है। उसके बाद जो लास्ट वाली डायग्राम है, इसके अंदर ये देखें गॉबलेट सेल्स नजर आ रही हैं, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हुआ हुआ स्टमक की एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। ये पूरा आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बताया हुआ है, ऑस्पी के अंदर तस्वीर आ सकती है। उसके बाद है जी ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, in contrast, it accounts for less than 10% of cases. In contrast, H. pylori gastritis, autoimmune gastritis एंट्रम को स्पेयर करता है एंड रिड्यूसेस मार्क्ड हाइपरगैस्ट्रिनीमिया। इसमें गैस्ट्रिनीमिया होता है, ब्लड में ना गैस्ट्रिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो जो गैस्ट्रिन जब ज़्यादा होगा, तो मैंने आपको बताया था, वो इंक्रीज कर देता है एसिड के रिलीज को, तो एसिड भी उतना ज़्यादा बनेगा और वो डैमेज करेगा। सो इसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रही हैं हमारी बॉडी में अगेंस्ट आवर ओन पेराइटल सेल्स, आवर ओन इंट्रिंसिक फैक्टर दैट कैन बी डिटेक्टेड इन सीरम एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। आप उनको उनमें चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से सीरम पेप्सिनोजन 1 लेवल्स कम हो जाते हैं, इंट्रल एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जब आपका पेप्सिन कम बनेगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेराइटल सेल्स एंड आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं, जब सिक्रीशंस कम बनेंगी तो आपकी बॉडी को यही सिग्नल मिलेगा कि हमें ज़्यादा गैस्ट्रिन बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन हो, जिसकी वजह से वो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं जो गैस्ट्रिन सिक्रीट कर रहे होते हैं, उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस की इट्स इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे और पेशेंट जो है वो हाइपर एसिड सिक्रीशन के साथ आएगा, ठीक है। पहले शुरू में इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ही होगी ए क्लोरहाइड्रा, बट देन इन रिस्पॉन्स गैस्ट्रिन की लेवल जब बढ़ेंगे तो फिर वो डैमेज करेगा। उसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी लीडिंग टू पर्निशियस एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, वो भी इसमें इन एडिशन टू दीज फीचर्स वो होंगे। पैथोजेनेसिस ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस इज एसोसिएटेड विद इम्यून मीडिएटेड लॉस ऑफ पेराइटल सेल्स एंड सब्सीक्वेंट रिडक्शन इन एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीशन। वही बात जो हमने की, डेफिशिएंट एसिड सिक्रीशन, अब ये आपने फ्लो चार्ट में बेशक साथ बना के याद रख लें, स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिन रिलीज रिजल्टिंग इन हाइपरगैस्ट्रिनीमिया एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ इंट्रल गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जी सेल्स। इंट्रम के अंदर जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करने वाले जी सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। सेकेंडली, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, जिसकी वजह से B12 एब्सॉर्प्शन नहीं होगी, पेशेंट B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा, विच इज पर्निशियस एनीमिया पर्टिकुलरली इन दिस केस। रिड्यूस सीरम कंसंट्रेशन ऑफ पेप्सिनोजन 1 रिफ्लेक्ट्स चीफ सेल लॉस, चीफ सेल्स लॉस भी यहाँ पर हो रहा है। एच पाइलोराई कैन कॉज हाइपोक्लोरहाइड्रिया, यानी जो आपकी सिक्रीशंस हैं उसको कम कर सकता है एच पाइलोराई भी, लेकिन वो ए क्लोरहाइड्रिया नहीं करता कि बिल्कुल ही सिक्रीशन खत्म हो जाएगा, वो पर्निशियस एनीमिया भी नहीं करता।
तो क्योंकि उसके अंदर पैराइटल और चीफ सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे हमारी पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज ही इन सेल्स के अगेंस्ट बन रही हैं। सो आपकी पेप्सिनोजन के लेवल्स और इंट्रिंसिक फैक्टर और एसिड की सिक्रीशंस बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन फिर गैस्ट्रिन सेल्स हाइपरप्लेजिया हमें इसके अंदर मिलता है और पर्टिकुलरली वही हॉलमार्क है इस गैस्ट्राइटिस का। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। आपको डिफ्यूज डैमेज नजर आएगा ऑक्सेंटिक म्यूकोजा यानी जहाँ एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं और जहाँ पर पेपराइटल सेल्स हैं उनका भी विद इन द बॉडी एंड फंडस। सेकेंडली डिफ्यूज एट्रोफी नजर आएगी, चूँकि सारे सेल्स की डेथ हो रही है, उन सेल्स की सबकी ऑक्सेंटिक म्यूकोजा की वो बहुत ज़्यादा एट्रोफी होगी। ठीक है, र्यूगल फोल्ड्स लॉस्ट हो जाएंगे, उसमें थिकंड हो रहे थे यहाँ पर लॉस्ट हो जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स हो भी सकते हैं बट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मेजरली जो होगा वो लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स का होगा और उनमें भी मेजरली प्लाज्मा सेल्स होंगे। In contrast with H. pylori gastritis, inflammatory reaction is deep and centered on the gastric glands. उनकी एट्रोफी हुई होगी, सिर्फ हाइपरप्लेजिया किसका हुआ होगा, गैस्ट्रिन secreting cells का। पेराइटल एंड चीफ सेल लॉस कैन बी एक्सटेंसिव एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में डेवलप। जब वो सेल्स इतने कम हो जाएंगे तो जो एंडोक्राइन ये जो गैस्ट्रिन secreting cells हैं ये इतने ज़्यादा डिवाइड हो रही हैं तो दे कैन ऑल्सो लीड टू इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। फीचर्स, सो हम इसमें चूँकि पेशेंट के पास एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीबॉडीज चेक कर सकते हैं। पेशेंट प्रेजेंट करेगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी और पर्नीशियस एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और फीमेल प्रीडोमिनेंस होती है सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस ऑफन इज एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस एज वेल बट इट इज़ नॉट HLA लिंक्ड, यानी ये मेजर जो MHC प्रोटीन्स होती है ना ये उससे लिंक्ड नहीं है बट इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज चूँकि इसके अंदर भी एंटीबॉडीज बन रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी जो है गैस्ट्राइटिस वाली चीज़ें हो गई, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी। अब इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज अच्छा, इसकी कोई पिक्चर नहीं है ऑटो इम्यून वाली की, यहाँ पर इन्होंने इनको कंपेयर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके डिफरेंसेस। अच्छा सॉरी वो मेरे से गलती होगी थी, H. pylori एंट्रम में होता है और ऑटो इम्यून बॉडी में होता है, इनकी लोकेशन भी आपने याद रखनी है। ठीक है, और फिल्ट्रेट इनफिल्ट्रेट कौन सा है, एसिड प्रोडक्शन किस में कम ज़्यादा हो रही है, गैस्ट्रिन और सिरोलॉजी और क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगी और एसोसिएशन, ये सारा कुछ आपने इस टेबल से पढ़ लेना है। उसके बाद जी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं जी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिकली अगर स्टमक इन्फ्लेम्ड रहता है, उसकी म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड रहता है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, तो उसकी 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज, म्यूकोजल एट्रोफी एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया एंड थर्ड वन इज डिस्प्लेजिया। हर एक को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेप्टिक अल्सर डिजीज।